सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 1110वीं कक्षा है। और आज का जो विषय है वो है जीवन को दिशा देने के 10 सिद्धांत, 10 प्रिंसिपल्स टू गाइड लाइफ। आज का विषय आदरणीय श्री सी ए प्रदीप कुमार गुप्ता जी देंगे। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। नमस्कार अभिषेक जी। धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद कि हम विचार करने के लिए, जो कुछ में थोड़े से विचार हैं, जो कुछ मैंने सीखा पढ़ा, तो उसमें मैं चर्चा करूंगा। और मुझे भी काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो जो आज का टॉपिक है 10 नियम जिंदगी जीने के लिए, हम जिंदगी को खुशनुमा, और खुशनुमा से भी ज्यादा कहें कि हम इसे पर्पजफुल हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए 10 सिद्धांत हैं जो हार्टफुलनेस में, जो प्रैक्टिस में फॉलो करता हूँ, तो उसमें बताए गए हैं। और इसके लिए बहुत एक साइंटिफिक रीजन है। और जो हार्टफुलनेस के संस्थापक थे बाबूजी महाराज, उन्होंने जो अपनी पहली पुस्तक लिखी थी 1940 में, 10 मैक्सिम्स ऑफ सहज मार्ग। तो आज का जो मेरा विषय है वो उसी से लिया गया है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि जो ये 10 नियम बाबूजी महाराज ने दिए, तो उसकी थोड़ी सी आउटलाइंस मैं बताऊंगा, और उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। और भविष्य में यदि जरूरत महसूस होती है तो हम एक एक नियम के लिए हम अलग से क्लासें रख सकते हैं, अगर उसको ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और आत्मसात करना चाहते हैं। तो जो भी हम जिंदगी में करते हैं डेली लाइफ में, अगर उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करें तो उसके निश्चित रूप से हमें बेहतर परिणाम हमें उसके मिलते हैं। जिंदगी ज्यादा पर्पजफुल हो जाती है, ज्यादा खुशनुमा हो जाती है, और वी आर एट पीस। और जब तो एक हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। तो जो सिंपल 10 प्रिंसिपल्स हैं, तो इसमें हम जो लिविंग के लिए हम इन्हें फॉलो करते हैं, तो उसमें डेली साइकिल हम फॉलो करते हैं। तो डेली साइकिल को जो, और उसमें एक इनहेरेंट सीक्वेंस है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए। तो उसको जो 5 भागों में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रैक्टिस। हमें कुछ ना कुछ अभ्यास करने की जरूरत है, तो जिससे कि बाकी सारी चीजें हमारी अनफोल्ड होती हैं। किसी भी हम कल्चर में देखें, किसी भी हम सिस्टम में देखें, तो एक प्रोटोकॉल उसमें फॉलो होता है कि हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, हम ड्यूरिंग द डे क्या करते हैं, हम इवनिंग में क्या करते हैं, और हम दिन का समापन हम अपना कैसे करते हैं, फिर अगले दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। जब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे जैसे हमारी कॉन्शसनेस इवॉल्व होती है और कॉन्शसनेस प्योरीफाई होती चलती है, तो हम एक अपने जीवन में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो सर्टेन एसेंशियल वैल्यूज को, जो वैल्यूज हमारे जीवन में पैदा होती हैं और जिनको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, और उनको और ज्यादा प्रयासों के साथ हम अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। जब हम इन वैल्यूज को भी हम आत्म आती हैं हमारे जीवन में और हमारे समझ में आने लगती हैं, तो उसके आगे हमें उन वैल्यूज को अपने बिहेवियर में उतारना पड़ता है। उसे हम कह सकते हैं बीइंग टू डूइंग। एक जो चीज मेरे जीवन में आई, तो अब मैं उसको व्यवहार में उतार के और उसको हम मैं करना चालू करता हूँ। क्योंकि जब मैं उसे करता हूँ तब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ। केवल मैं चर्चा करूंगा और उसे मैं अपनी जो हमारी जीवन शैली है, या जो मेरी दिन की एक्टिविटी है, यदि हम उसे अपनी जीवन एक्टिविटी में नहीं उतारेंगे तो उसका कोई माने नहीं है मेरे लिए, अगर मैं उसको अपने दिनचर्या का पार्ट नहीं बनाता हूँ। तो जैसे जैसे मैं अपने व्यवहार में पारंगत होने लगता हूँ, अपनी एक्टिविटी में पारंगत होने लगता हूँ और आगे बढ़ने लगता हूँ, तो मेरे अंदर एक लीडरशिप पैदा होने लगती है। तो अगला उसका नेचुरल जो मेरा रिजल्ट है, दैट इज द लीडरशिप क्वालिटी दैट डेवलप्स। उससे क्या होता है, मैं अपने आप को डेवलप करता हूँ और दूसरों को डेवलप करने में भी सहायक होने लगता हूँ। अगर हम अपनी इसी क्लास का एग्जाम्पल लें, तो एक ये जो हमारी डेली की दिनचर्या है, तो निश्चित रूप से हम जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम स्वयं भी डेवलप हो रहे हैं और एक दूसरे के डेवलपमेंट में भी हम सहायक हो रहे हैं। तो इट इज अ क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप डेवलपमेंट। और जब लीडरशिप भी डेवलप होने लगे,
तो हमें एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। इट इज नॉट एन स्टेज की जहां पर मैं पहुंच गया और वहां पे मैं रुक जाऊंगा। तो एक लेवल पे पहुंचने के बाद मुझे उसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो यदि हम इसको समराइज करें तो वी कैन डिवाइड आवर डेली एक्टिविटी इनटू 5 एलिमेंट्स। नंबर 1 इज द प्रैक्टिस, मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ। नंबर 2, एसेंशियल वैल्यूज, मैं अपने जीवन में किन एसेंशियल वैल्यूज का पालन करता हूँ। नंबर 3, मैं इन एसेंशियल वैल्यूज को अपने बिहेवियर में कैसे उतारता हूँ। नंबर 4, मैं इसको अपने बिहेवियर के द्वारा, जो मेरी प्रैक्टिस है, मेरी एसेंशियल वैल्यूज हैं और जो मेरा व्यवहार है, उसको मैं लीडरशिप में पैदा हूँ। और उसके बाद में मैं उसको फर्दर कैसे और परफेक्शन की तरफ लगातार मैं उसे ले जाता चलूं और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की तरफ हम चले। यदि हम इन एलिमेंट्स को, अब हम फर्स्ट एलिमेंट को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, प्रैक्टिस पार्ट, कि हम प्रैक्टिस क्या करते हैं। तो मैं इसे हार्टफुलनेस जो हमारी पद्धति है, जिसे हम सहज मार्ग पद्धति भी कहते हैं, तो इसके कंटेक्स्ट में मैं इसे डिस्कस करूंगा। और जहाँ पे मैं मेडिटेशन शब्द का प्रयोग करूंगा, तो वहां पे हम उसको अपनी पूजा से भी हम उसे रिलेट कर सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन अभी नहीं करते हैं और अपने तरीकों से पूजा करते हैं, तो उसको हम पूजा से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाबूजी साहब ने जो हमें प्रैक्टिस, पहली प्रैक्टिस दी, वो जैसे दाजी साहब ने जो भी करंट गाइड है हार्टफुलनेस की, उन्होंने हमें बहुत अच्छे समझाया है। पहली जो प्रैक्टिस उन्होंने दी कि क्रिएट डेली मॉर्निंग मेडिटेशन प्रैक्टिस। दिन की शुरुआत हमें सुबह के ध्यान के साथ करनी है। वेरी सिंपल। अगर हम इसको अपनी सारे, जो हम बचपन से करते आए हैं, देखते आए हैं, तो सभी धर्म संप्रदायों में, सभी कल्चर्स में हम दिन की शुरुआत पूजा से ही करते हैं। सुबह को तैयार हुए, सबसे पहला काम हमारा, जो भी जिस पद्धति से पूजा कर रहा है, तो जो डेली मॉर्निंग प्रैक्टिस दी, तो उसको बाबूजी साहब ने 4 हिस्सों में बांटा। और उसको फिर उन्होंने समझाया हम ये क्यों करते हैं। हम मॉर्निंग हम मॉर्निंग में ही मेडिटेशन, दिन की शुरुआत हम मॉर्निंग मेडिटेशन से क्यों करें। तो उसके लिए जो बाबूजी साहब ने नियम दिया, तो उसमें नियम बाबूजी साहब ने ये दिया, राइज बिफोर डॉन and offer your prayer and meditation at a fixed hour, preferably completing them before sunrise. Have a separate place and seat for meditation. As far as possible, develop the habit of sitting in one and same posture, same pose, and give attention to the purity of body and mind. वेरी सिंपल प्रिंसिपल। और हम में से ज्यादातर सभी लोग इन प्रिंसिपल्स का हम ऑलरेडी फॉलो करते हैं। तो हम सूर्योदय से पहले उठते हैं दिन, और एक निश्चित समय पर हम सभी लोग अपना मेडिटेशन या पूजा करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि सूर्योदय से पहला कर लें। तो उसका एक रीजन है क्यों सूर्योदय से पहले करें, और नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसे जब भी हमें समय मिलता तब हम करते हैं। उसके लिए एक अलग स्थान हो, और उसके लिए बैठने की एक अलग व्यवस्था हो। आज भी सबके, हमारे सबके घरों में पूजा के लिए एक स्थान होता है, पूजा स्थल जिसे हम बोलते हैं। और जहां तक पॉसिबल हो कि जब हम पूजा में बैठे तो कोशिश करें हम एक ही पोज में बैठे। और उस समय जब हम पूजा में बैठे तो अपने शरीर और मानसिक पवित्रता का हम ध्यान रखें। इसमें अगर इसको हम, जो प्रिंसिपल है, अगर इसको हम देखें तो हम इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है टाइम, हम किस समय मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करें। तो अगर इसको हम इसे साइंटिफिकली समझें, तो हमारा जीवन सर्केडियन रिदम के हिसाब से चलता है। सूरज एक निश्चित समय पे उगता है, शाम को चंद्रमा एक निश्चित समय पे उगता है, सूर्यास्त, तो सूर्यास्त के बाद में। और हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं, वो एक खास तरह से हम, हमारी बॉडी फंक्शन करती है। जैसे जब सूर्योदय होता है तो हम ऑटोमेटिक कोर्स में, हमारा जो शरीर है वो हमें काम करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने आप काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और हम एक एक्टिविटी के लिए तैयार होते हैं। और जब सूर्यास्त के बाद में हमारा सिस्टम अपने आप
शांत होने लगता है और हम नींद के लिए तैयार होने लगते हैं। अगर इसको हम और एक्सपीरियंस करना चाहें तो कभी ऑब्जर्व करके देखिएगा अपने ब्रीदिंग पैटर्न को। जब हम सुबह के समय जब हम उठते हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ता है, तो हमारी राइट नोस्ट्रिल वो ज्यादा काम करती है। सांस को देखिएगा, हाथ लगा के देखिएगा, तो हमें महसूस देगा कि हमारी राइट नोस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव है। तो वो हमें एक्टिविटी की तरफ लेके जाती है, जो हमारी सूर्य नाड़ी जिसे हम कहते हैं। और शाम के समय जैसे जैसे रात की तरफ हम चलते हैं, तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे साइंस की भाषा में कहते हैं। तो जो हमें आराम के लिए तैयार करता है, बॉडी को रिकूप करने के लिए तैयार करता है। तो इसे कहते हैं हम सर्कैडियन रिदम। और नेचर में यदि हम और बाकी चीजें हम यदि हम ऑब्जर्व करें तो ल्यूनार साइकिल है कि अमावस्या से हम पूर्णिमा की तरफ चलते हैं, पूर्णिमा से फिर हम अ, अमावस्या की तरफ चलते हैं, वो एक साइकिल फॉलो होती है। सन का मूवमेंट देखें तो मूवमेंट का सन भी जोडियक के जो हमारे राशि चक्र है उसमें मूव करता है। और इसी तरह से हमारे यहाँ जो सीजन्स हैं, वो भी सारे सीजन्स हमारे एक रिदम में आते हैं जाते हैं। चाहे वो शीतकाल है, चाहे वो ग्रीष्म काल है, चाहे वो हमारा और कोई सीजन है, तो उनमें भी एक रिदम है। तो हमारी पूरा जो नेचर है वो एक रिदम में काम कर रही है। और अगर हम मनुष्य के अलावा बाकी सब वो जितना भी हमारा नेचर में जितना भी प्राणी मात्र है, और जितना भी हमारा एनिमल किंगडम या प्लांट सिस्टम है, वो सब एक रिदम में काम करते हैं। लेकिन और ये जो लॉ हैं, ये सारे लॉज हमें हमें भी सब ये सब लॉज हमें अप्लाई करते हैं। और हमारा जो नेचुरल सिस्टम है, वो हमारा जो नेचुरल साइकिल है उससे हमारा अलाइंड है। हालांकि हमारे पास बिल पावर है, तो बिल पावर के तहत हम उस सिस्टम को कई बार उसको हम गड़बड़ कर लेते हैं, जिसका खामियाजा हमें खराब सेहत के रूप में या और दूसरे परेशानी के रूप में कई बार हम उसको देखते हैं। लेकिन यदि हमारी लाइफ साइकिल नेचुरल सिस्टम के हिसाब से चलेगी, हम दिन में सुबह को उठें, रात को समय पर सोएं, तो हमारे इट विल प्रोवाइड अस हेल्थ बेनिफिट्स। इसके अलावा यदि हम जहाँ पे हमारा संधि काल होता है, जब हमारा सुबह का समय होता है, तो उस समय हमारा पूरा सिस्टम बिल्कुल शांत होता है, क्योंकि रात को हम सो के उठते हैं, और सुबह को जब उठते हैं तो पूरा सिस्टम हमारा शांत है। जब शांत होता है तो हमारे मन में विचार भी शांत होते हैं। और जब मेरा मन एक शांत अवस्था में होता है, और जिस समय मन शांत अवस्था में होगा, तो वो जो समय होता है वो हमारा मेडिटेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय है। मेरा नेचुरल सिस्टम, मेरा पूरा शारीरिक सिस्टम और मानसिक सिस्टम मुझे मेडिटेशन में सहायता प्रदान करता है, और मैं मेडिटेशन का पूरा फायदा उस समय उठा सकता हूँ। तो यदि मैं उस समय नहीं कर पा रहा हूँ, नेचुरली मैं बाद में कर सकता हूँ, बट इट इज बाबू साहब ने बताया दैट इट इज द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। दूसरा प्रिंसिपल जो इसमें है, पहले सिद्धांत में, वो है हमारा स्पेस। हमें जो जहाँ पे भी हम मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पर भी हम पूजा करते हैं, तो उसके लिए हमें अलग स्पेस हम क्रिएट कर लें, एक बैठने की अलग जगह हो। तो उससे फायदा क्या होता है, अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हम ऑब्जर्व करें, तो जिस जगह पे हम जो काम करते हैं, हमारा पूरा सिस्टम उस काम के लिए वो अपने आप ही हमें प्रेरित करने लगता है। जिस जगह बैठ के मैं टीवी देखता हूँ, अगर मैं उस जगह पे बैठता हूँ, तो मेरी टीवी देखने की इच्छा होने लगती है। जैसे ही मैं अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठता हूँ, तो मेरा माइंड जो है अपने आप ही ऑफिस की फाइलों में, ऑफिस में आज मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या काम निपटाने हैं, तो उस तरफ मेरा सिस्टम दौड़ने लगता है। जहां बैठ के जैसे ही मैं डाइनिंग टेबल पे बैठता हूँ, उस समय मुझे अपने आप भूख महसूस देने लगती है। तो इस अगर हम इस प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल हमारा मेडिटेशन के लिए भी अप्लाई होता है। यदि मैंने अपने मेडिटेशन के लिए एक जगह निश्चित की हुई है, तो जैसे ही मैं उस जगह पे बैठूंगा, तो मेरा पूरा सिस्टम मुझे मेडिटेशन के लिए सहायता प्रदान करने लगेगा, और मैं बहुत आसानी से मेडिटेशन कर पाऊंगा। पोस्चर, इसी में थर्ड प्रिंसिपल है कि मैं एक हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक ही पोज में बैठें। तो इसके लिए जो पतंजलि ने बताया, जो ये सूत्र दिया पतंजलि ने,
आसन की मैं इसको अगर संस्कृत भाषा में बात करें तो आसन कहते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है, या स्थिर होकर सुखपूर्वक आसन में बैठे। तो जब हम एक पोज में बैठते हैं तो वो पोज मुझे मेरे मेडिटेशन के लिए हेल्प करता है, और मेरा जो मेरी माइंड की एक्टिविटी है ऑटोमेटिकली उस पोज में जाने लगती है। और उसके लिए भी हम अगर हम ऑब्जर्व करें आदि काल से ही जो हमारे ऋषि मुनियों ने पोज अपनाया, या हम भी उसे अपना सकते हैं। क्रॉस लेग होकर हम बैठते थे वो हमेशा। उसके पीछे भी एक साइंस है। जब हम क्रॉस लेग होकर बैठते हैं, क्रॉस लेग होकर बैठते हैं, अगर दैट इज द बेस्ट पोस्चर जो माना गया है, तो उस क्रॉस लेग होकर बैठे, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड हेड एंड स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। एनर्जी का जितना भी फ्लो होता है हायर से लोअर की तरफ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। जब हम आसन में बैठते हैं तो जो डिवाइन एनर्जी जो ऊपर से फ्लो होती है, इट डायरेक्टली descends फ्रॉम द हेड टू द लोअर बॉडी पार्ट्स, एंड इट हेल्प्स मी। और जो लेग क्रॉसिंग का जो हमारा साइंस है इसके पीछे, जो हमारी एनर्जी डिवाइन एनर्जी जो हमारे फ्लो होती है पूजा के समय हमारे सिस्टम में, अगर हम क्रॉस लेग बैठते हैं तो वो हमारे पूरी बॉडी में ही वो एनर्जी सर्कुलेट होती है। क्योंकि क्रॉस लेग है तो क्योंकि कोई भी डेड एंड जाके कहीं टच नहीं कर रहा है, तो पूरी बॉडी में वो एनर्जी फ्लो करती है। यदि किसी वजह से हम आसन की पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फिजिकल प्रॉब्लम है, या मैं आई डोंट फील कंफर्टेबल कि मैं क्रॉस लेग बैठूं, तो हम सोफे पर या चेयर पे बैठ के भी हम अपनी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उस समय हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी लेग्स क्रॉस लेग हो, सीधे अर्थ को टच ना करें। क्रॉस लेग होने से एनर्जी विल जस्ट मूव इनटू द विल रिमेन इन द बॉडी एंड मूव देयर। एंड चौथा पार्ट जो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल में है, दैट इज द प्योरिटी। वी हैव टू ऑब्जर्व द प्योरिटी ऑफ द माइंड एंड प्योरिटी ऑफ द बॉडी। क्योंकि जब हम मेडिटेशन के लिए बैठे हैं तो, या पूजा के लिए बैठे हैं तो कहें, तो वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू द डिवाइन, एंड वी आर देयर टू प्योरीफाई अवर कॉन्शियसनेस। तो जो हमारा गोल है, तो हमारे साधन भी उसी के अनुरूप होने चाहिए। और जब हम प्योर बॉडी को प्योर होकर बैठते हैं, करके नहा धो कर बैठते हैं, तो निश्चित रूप से हमें मेडिटेशन में सहायता मिलती है और पूजा में हमें सहायता मिलती है। और उस समय हमारा माइंड भी कुछ समय के लिए इट शुड नॉट बी क्लिटर्ड, जहां तक हमसे हो सके दूसरी बातों से हम दूर जाके प्योर थॉट के साथ में कि नाउ आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स माई गॉड, टुवर्ड्स माई एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, एंड टू प्योरीफाई माई कॉन्सियसनेस। तो उस भाव के साथ जब हम बैठते हैं तो ये हमें जो हमें, क्योंकि रियलिटी की जो क्वालिटी है, गॉड की जो क्वालिटी है, गॉड इज द प्योरेस्ट वन। तो जब हम प्योरिटी के साथ बैठते हैं तो उस तरफ हमें उसकी तरफ आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। तो इट इज एन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो ध्यान के लिए जो सबसे उत्तम समय जो माना जाता है, बाकी तो हम जब हमें समय मिले तब कर सकते हैं, दैट इज मॉर्निंग टाइम 3 AM to 6 AM। एंड इवनिंग में जो हमारा जो हम दूसरी जो संध्या उपासना है, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो भी संधि काल है, 6 PM to 9 PM। ऑफ कोर्स वेरिएशन टू हमारी कुछ लोकल कंडीशंस हो सकती हैं, तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट दैट इज द बेस्ट टाइम। तो सबसे जो उत्तम समय माना जाता है, यदि हम 10 बजे से पहले सोते हैं या 10 बजे तक सो जाते हैं, तो इस साइकिल को हम बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो 7-8 घंटे की नींद हम पूरा करके 5-6 बजे उठ के हम मेडिटेशन में ध्यान में बैठे, और एक बार हमारी साइकिल सेट हो जाएगी, धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाएगा, तो हम इसको बहुत आसानी से हम इसको फॉलो कर सकते हैं और मेडिटेशन में हमें सहायता मिलेगी। तो प्रिंसिपल को एक बार हम रिपीट करें। पहला प्रिंसिपल, तो राइज बिफोर डॉन एंड ऑफर योर प्रेयर एंड मेडिटेशन एट ए फिक्स्ड आवर। एक हम अपना समय निश्चित कर लें, क्योंकि जैसे ही घड़ी में वो टाइम होता है और एक जैसे मेरी आदत बन जाती है, वो ऑटोमेटिकली मैं उस मूड में चला जाता हूँ। जैसे मेरा खाने का समय यदि 2 बजे का है, तो 2 बजे मुझे ऑटोमेटिकली भूख लगती है, अगर मैं रोजाना 2 बजे खाता हूँ।
तो इसी तरह से मेडिटेशन के लिए यदि मेरा टाइम फिक्स है तो ये मुझे मेडिटेशन में सहायता करेगा। यदि मैं कभी के 5 बजे बैठ रहा हूँ, कभी 6 बजे बैठ रहा हूँ, कभी 7 बजे बैठ रहा हूँ, कभी 8 बजे बैठ रहा हूँ, तो उसमें देन आई हैव टू मेक माई एफर्ट कि मैं मेडिटेटिव स्टेट में मैं जाऊँ। तो फिक्स्ड आवर यदि मैं फिक्स कर लूंगा, और कोशिश ये करें सनराइज से पहले कर लें, नहीं कर पाते तो बाद में कर लें, बट इट इज द बेस्ट टाइम। हैव ए सेपरेट प्लेस एंड सीट फॉर मेडिटेशन। वो चाहे हम अपने पूजा घर मेरे पास अलग है तो वहां पे बैठूं, पूजा घर मेरे पास अलग नहीं है तो ड्राइंग रूम में कोई भी मैं, या और कोई भी जो शांत प्लेस हो मेरे घर में, वो प्लेस मैं बना सकता हूँ। और वहां पे मैं एक उस जगह मैं बैठने की कोशिश करूँ। और जहां तक हो सके एक हैबिट हम डेवलप करें, एज फार एज पॉसिबल डेवलप द हैबिट ऑफ सिटिंग इन वन एंड सेम पोज। अगर एक मेरी एक पोज की आदत पड़ जाएगी तो जैसे ही मैं उस पोज में जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आई विल स्टार्ट स्लीपिंग इनटू द मेडिटेशन। एंड जब हम मेडिटेशन में बैठे, या जिस तरह से भी हम पूजा करते हैं, तो जब हम उस पूजा के लिए बैठे तो हमें अटेंशन देनी है प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो उसको हम प्योरिटी की तरफ ध्यान दें। इट इज द प्रिंसिपल वन फॉर प्रैक्टिस। तो इन हार्टफुलनेस एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम प्रैक्टिस। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, हाउ डू इट हेल्प। प्रैक्टिस को हमने पहले क्यों लिया है, पहले क्यों बताया गया। अ, दूसरा जो प्रिंसिपल है, अ, जो भावी साहब ने दिया, बिगिन योर मेडिटेशन with a prayer for spiritual elevation. Offer your prayer in such a way that heart is filled with love. तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं उसकी शुरुआत प्रेयर के साथ करते हैं। अगर आज हम अपनी क्लास में भी देखें तो हमेशा इसका ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे गायत्री मंत्र के साथ होता है। तो बिल्कुल यही प्रिंसिपल है कि जो भी हम अच्छा काम करते हैं या बहुत पवित्रता के साथ करते हैं और हायर गोल की प्राप्ति के लिए जब कोई काम करते हैं तो उसको हम प्रेयर के साथ करते हैं, और स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए करें मेडिटेशन को, कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। और अपनी प्रेयर को ऑफर कैसे ऐसे करें, ये केवल एक मंत्र की तरह उच्चारण नहीं होना चाहिए। इसमें हमारा एक भाव होना चाहिए कि हमारा हृदय प्रेम से भर जाए। तो इसमें अगर हम प्रिंसिपल को देखेंगे, प्रिंसिपल नंबर 2 को, तो इसमें प्रेयर पे बहुत महत्व है, प्रेयर पे बहुत जोर दिया गया है। तो प्रेयर एक्चुअली कॉन्शियस अटेम्प्ट है हमारे सोर्स के साथ कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए। जब हम स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए हम प्रेयर से शुरू करते हैं तो प्रेयर के माध्यम से जो हमारा सोर्स है, जो हमारा सेंटर है, जो एब्सोल्यूट है, अल्टीमेट है, या गॉड है, जो भी हम कहना चाहते हैं, तो जब हम उससे जुड़, तो प्रेयर उससे जुड़ने का एक माध्यम है और एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है प्रेयर उससे, और हमें अलाउ करता है कि वो हमारी जो रिलेशनशिप है, जो डीप कम्युनियन है, तो एक तरीके से मैं अपने अंदर का जो मेरा सोर्स है उससे मैं बात करता हूँ प्रेयर के माध्यम से, और उससे मेरा एक संबंध स्थापित हो जाए और वो गहरा और गहरा होता चला जाए। क्योंकि अगर मेरी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगी तो मेरी जो प्रेयर होगी वो एक ड्राई प्रेयर होगी। तो आज हम मीराबाई को याद करते हैं, या हम राधा कृष्ण की हम स्टोरीज पढ़ते हैं, या उनको उपासना करते हैं, उनके एडमायर करते हैं, तो इट इज दैट कनेक्शन, दैट बॉन्डिंग बिटवीन द लॉर्ड एंड राधा एंड लॉर्ड एंड मीरा। तो वी एडमायर दैट, एंड इट इज दैट कनेक्शन दैट वी हैव टू एस्टेब्लिश। तो अब इसमें सवाल ये आता है कि जब हम इसमें एक और प्रिंसिपल जो पढ़ने में जो हम समझते हैं कि जब हम प्रेयर करें तो हार्ट शुड बी फिल्ड विद लव। तो लव, हार्ट लव से फिल कैसे होगा या प्रेम कैसे पैदा होगा हार्ट में। तो उसके लिए बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि ग्रेस जो है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होता है। और इसको जब हम प्रेयर को एक सप्लीकेंट मूड में करते हैं, बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ जब हम प्रेयर करते हैं,
तो इट इज अ बेसिक प्रिंसिपल, जब हम प्रेयर करें तो बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ करें। और एक जैसे कि बहुत इनोसेंस के साथ और एक सप्लिकेंट मूड में करें, और अपने आप को बिल्कुल जस्ट लाइक दैट बैगर बिफोर द गॉड। तो उस तरह से जब हम प्रेयर करते हैं तो वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द हार्ट, एंड जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो इट अट्रैक्ट्स द ग्रेस फ्रॉम द गॉड, देन इट अट्रैक्ट्स द ग्रेस। यदि मैं प्रेयर को भाव के साथ सप्लिकेंट मूड में और वैक्यूम क्रिएट नहीं करके नहीं करता हूँ, तो वो जो ग्रेस है, ग्रेस को वेयर इट विल फ्लो, जो ग्रेस आएगा, यदि वैक्यूम नहीं है मेरे हृदय में, प्रेम नहीं है, तो इट विल नॉट एंटर देयर। और हमारा पर्पस, सारा पर्पस मेडिटेशन का और जो प्रेयर का जो हम करते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस जितनी भी करते हैं, वी वांट टू अट्रैक्ट द गॉडली ग्रेस। और उसके लिए हम वैक्यूमाइजेशन, सिंपल प्रिंसिपल है कि हम बहुत सप्लीकेंट मूड में पूजा करके जब वैक्यूम होता है तो इट अटैक्स द ग्रेस, एंड इट हार्ट इज फिल्ड विद लव। और एक रिलेशनशिप जो हमारी है, जो कंटिन्यूस रिलेशनशिप है, तो वो जब हार्ट में ग्रेस आता तो वो हमारी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होने लगती है। और अल्टीमेटली ये हमारा एक परमानेंट फ्लो बनने लगता है, कांस्टेंट फ्लो बनने लगता है। मेडिटेशन के बाद हम जो है उस स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जो स्टेट हमें अचीव होती है। जब हम उस स्टेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कॉन्शियसली, धीरे धीरे प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो जाता है और हम उस स्टेट को मेंटेन कर पाते हैं। एक जो जनरल सवाल आता है कि हम प्रेयर करें किसको, जब हम प्रेयर की बात करते हैं, तो भाभी साहब ने बताया कि प्रेयर जो है, वी शुड डू प्रेयर टू द हाईएस्ट। तो जो भी मैं हाईएस्ट समझता हूँ, तो वी शुड प्रे टू द हाईएस्ट। तो हार्टफुलनेस में प्रेयर जो दी गई है, तो वो बाकी दूसरी कल्चर्स में जब हम जो कई जगह जो प्रेयर्स देखते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेयर्स हैं, तो उनसे थोड़ा सा अलग है। तो बाकी जैसे हम प्रेयर्स देखते हैं, जनरली हम करते हैं या लोग करते हुए देखते हैं, तो वहां पे वो या तो कुछ मांगने के लिए हम कुछ मांगते हैं ईश्वर से कि हमें सुख मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हमें बुद्धि मिल जाए, हमें ज्ञान मिल जाए, और या हमें कुछ कष्टों से निवारण मिल जाए। तो या हम डर के वशीभूत होकर प्रेयर करते हैं, किसी चीज से डर लगता है, कोई हमें आशंका है, तो वो हमें कोई चीज ऐसी अनटूवर्ड या कोई जिस चीज को मैं नहीं चाहता हूँ वो हमारे जीवन में घटित ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए जनरली हम प्रेयर करते हैं। लेकिन हार्टफुलनेस में जो हम प्रेयर करते हैं, उसमें सिंपल चार फैक्टर जो हम बोलते हैं। तो एक तो हम जो भी सुप्रीम है, वी प्रे टू दैट। और उस पहले मैं प्रेयर एक बार रिसाइट करता हूँ। तो हार्टफुलनेस की जो प्रेयर है वो सिंपल है। एड्रेस करते हैं ओ मास्टर। मास्टर मीन द सुप्रीम, जिनको जो भी हमारे सुप्रीम एंटिटी, एब्सोल्यूट, अल्टीमेट, गॉड, व्हाट एवर आई वांट टू से। तो सिंपल वर्ड इज ओ मास्टर। एंड फिर देन वी से दैट thou art the real goal of human life। तो जो मैं अपने गोल फिक्स करता हूँ कि मेरा गोल क्या है, जो सुप्रीम है, ही हिमसेल्फ इज माय गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। देन व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स फॉर दैट। अगर मेरे मुझे गोल क्लियर है, तो उसके और मेरे बीच में क्या है, तो वो बताते हैं वी आर येट बट स्लेव्स ऑफ दिस इज पुटिंग वार टू अवर एडवांसमेंट। अब मैंने अपनी जो इम्पेडिमेंट्स हैं उनको भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, तो देन वी जस्ट सरेंडर एंड वी कम टू द सॉल्यूशन टू इट, एंड वी से दैट thou art the only God and power to bring us up to that stage। तो हम उस अपने ईश्वर को सरेंडर करते हैं कि आप ही केवल ओनली गॉड एंड पावर हैं जो हमें उस स्टेज तक ला सकते हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो अगर इसे सिंपली हम एक साथ रिसाइट करें, तो ओ मास्टर, thou art the real goal of human life, we are yet but slaves of basic putting war to our advancement, thou art the only god and power to bring us up to that stage। तो इस प्रेयर को देखें तो इसमें चार पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि हम किसको प्रेयर करें। तो प्रेयर should always be to the highest, because we are meditating for the spiritual elevation and our purpose is to return to the source।
एंड सोर्स इज, जिसको हम परम पिता भी कह देते हैं, सोर्स इज परम पिता, परम पिता परमेश्वर, जहां से सब कुछ उत्पत्ति हुई वहीं से मेरी उत्पत्ति हुई। तो मेरे जीवन का जो एकमात्र लक्ष्य है वो मेरा सोर्स है। और जो मेरी जितनी पूजा मैं कर रहा हूँ, जितने मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अल्टीमेट जो मेरा पर्पज है वो मेरा वहां पे पहुंचना है। तो मैं किसको प्रेयर कर रहा हूँ? द अल्टीमेट, अल्टीमेट सोर्स को मैं पूजा कर रहा हूँ। और मैं डिफाइन कर रहा हूँ अपने आप को, मैं याद करा रहा हूँ कि तुम ही मनुष्य जीवन का वास्तविक देव हो। और जब मैं मनुष्य जीवन का कह रहा हूँ, तो मेरा मेरा जीवन नहीं है, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एनी ह्यूमन लाइफ यू आर द रियल गोल। तो पहली लाइन कहती है, देन फिर उसमें बाधाएं क्या हैं? हमारी छोटी छोटी इच्छाएं, हम छोटी छोटी इच्छाओं में फंसे रहते हैं, लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स, तो जिनमें कि हम फंस के रह जाते हैं। और हम हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसको हमको भूल जाते हैं। तो वो हमारा एडवांसमेंट में बाधा बन जाती है। अगर मैंने अपनी इम्पेडिमेंट, मेरे क्या बाधा है, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया, तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि आप ही हैं जो मुझे उस स्टेज तक, जहाँ पे जो मुझे आपकी स्टेज तक पहुंचना, अपनी सोच तक पहुंचना है, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, गॉड रियलाइजेशन कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शब्दों में हम अपने अपने तरीके से कहते हैं। तो केवल आप ही हैं जो हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं। पहले प्रिंसिपल में बाबूजी साहब ने बताया कि हमें पूजा कब करनी है, कहाँ पे बैठ के करनी है, किस समय करनी है, और किस भाव के साथ करनी है। दूसरा प्रिंसिपल हमें बताता है कि हम जो अपना मेडिटेशन शुरू करें, किस स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए हम करेंगे, और प्रेयर के साथ करेंगे। और प्रेयर ऐसे करेंगे कि हमारा हृदय प्रेम से भर जाए। देन प्रैक्टिस नंबर 2, देन प्रैक्टिस नंबर 3, कि हम अपना अल्टीमेट गोल इन लाइफ, उसको हम डिसाइड कर लें कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं। वो हमें पता होना चाहिए, नोट लाइक ए पैरट, कि बस हम बैठे और हम चालू हो गए। तो आई मस्ट नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो बाबू साहब ने उसको बताया कि कि फिक्स योर गोल। जब हम पूजा, आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। और फिर गोल क्या है वो भी उन्होंने बता दिया। गोल इज विच इज कंप्लीट वननेस विद गॉड। हमारा केवल एक ही गोल है, कंप्लीट वननेस विद गॉड, आई मर्ज विद माई सोर्स। एंड देन उसमें फिर आगे क्या उन्होंने बताया, रेस्ट नॉट टिल द आइडियल इज अचीव्ड। और हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हम अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाते। तो उसके लिए इसमें बहुत सिंपल साइंस है इसके पीछे भी, इस प्रिंसिपल के पीछे। अगर मेरा गोल निश्चित होगा, तो मेरी सारे एफर्ट्स, वो सारे प्रयास उस दिशा में काम करने लगते हैं। और जब मैं उस दिशा में काम करना, एक ही दिशा में मेरे सारे प्रयास लगते हैं, तो मैं उसमें धीरे 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 आगे बढ़ने लगता हूँ। और यदि मेरा गोल फिक्स नहीं है, तो मेरे प्रयास चारों तरफ छितराने लगते हैं। एक थोड़ी देर के लिए मैं एक दिशा में जाता हूँ, कुछ समय बाद मैं दूसरी दिशा में चलने लगता हूँ, और कुछ समय बाद मैं तीसरी दिशा में चलने लगता हूँ, फिर कुछ समय बाद मैं चौथी दिशा में चलने लगता हूँ। तो मेरे प्रयास जब मेरे चारों दिशाओं में, पांचों दिशाओं में और चलेंगे, तो मैं जो है, मैं जो प्रोग्रेस है मेरी एक दिशा में ना होके, तो मैं जो है उसमें कंफ्यूजन की स्टेट में चला जाता हूँ। और जो है मेरे तो निश्चित रूप से मेरी लक्ष्य प्राप्ति में देरी होगी, या मैं भटक के रह जाऊंगा। अगर हम इस अल्टीमेट गोल की बात करें, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, या जो भी हमारे फिलोसफर्स हैं उन्होंने बताया, या साइंटिस्ट ने बताया, तो उसको जो है, उसके लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पोज किए कि हम इसको कैसे सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या पोज किए उन्होंने, हम इस पे विचार करें। हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ माई एग्जिस्टेंस, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, एंड वेयर विल आई गो आफ्टरवर्ड्स। अगर हम इनको देखें, तो ये जितने भी एज ओल्ड क्वेश्चन है जो हमेशा से हमें परेशान करते रहे हैं, या हम कंटेम्पलेट करते रहे हैं, और हम एक तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से हम इस पर लगातार चर्चा करते रहते हैं। तो और ये हमारे, जो भी हमारे जीवन में घटित होता है,
ये उससे लिंक है। और ये हम इस हमारी जिंदगी में पहले क्या था, आज क्या है, कल को क्या होगा, तो ये सारे क्वेश्चन उससे हमारे लिंक हो रहे हैं। हम बहुत सारी जो भी ट्रेडिशंस हमारी दुनिया में चल रही हैं, तो हम देखें बहुत सारी ट्रेडिशंस हेवन और हेल की बात करते हैं कि या तो आप हेवन में जाओगे या हेल में जाओगे, जैसे भी आपके कर्म है। दूसरी टीचिंग्स कहते हैं कि आपका जो री इनकारनेशन होगा, आपको बार बार यहाँ पर आना है। आपके जो भी कार्मिक डेट्स हैं, जो भी आपके कर्म हैं, उसके हिसाब से आप अगर उनको चुकता नहीं करोगे, तो आप यहाँ पे बार बार जन्म लेते रहोगे। वो एक दूसरी थ्योरी है, एक अलग ट्रेडिशन है। जब तक कि हम लिबरेट नहीं हो जाते, हम यहाँ पे आते रहेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पहले कोई लाइफ थी ना बाद में कोई लाइफ है, बस ये जीवन है। अरे जीवन में आए, वो जीवन हमारा खत्म हो जाएगा। तो एक वो विचार भी एक आता है। लेकिन बाबूजी साहब ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन रखा। वो क्या चीज है, वो क्या एक चीज है कि जो हमारे पास आ जाए तो हमारे पास सब कुछ आ जाए। एक ऐसा गोल हम फिक्स करें, कोई एक ऐसी चीज हो जो यदि मुझे मिल जाए, तो उस एक चीज के माध्यम से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम इस पे थोड़ा सा और विचार करें, तो ये वेल्थ नहीं हो सकता। वेल्थ आने से मेरे पास सब कुछ नहीं आता। पावर नहीं हो सकती, फेम भी नहीं हो सकती, ज्ञान भी नहीं हो सकता, प्रेम भी नहीं हो सकता, या ये खुशी भी नहीं हो सकती। लेकिन वो एक चीज क्या हो सकती है जो इन सब चीजों का सोर्स है, वो एक चीज, एक सोर्स कोई ऐसी चीज है जिससे सारी वेल्थ आती है, जिससे सारी पावर आती है, जिससे सारी फेम आती है, जिससे सारी नॉलेज आती है, जिससे सारा प्रेम आता है, जिससे सारी हैप्पीनेस आती है। तो वो इन सब का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो या उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ। जहां से हर चीज की उत्पत्ति हुई, उसको हम सेंटर कह सकते हैं, उसको हम एब्सोल्यूट कह सकते हैं। तो अगर हमें वो मिल जाए, हम उस तक पहुंच जाएं, तो वो फिर हमें हर चीज मिल जाएगी। तो बाबूजी कहते हैं हमारा जो गोल हो, जो हमारा गोल फिक्स करना, हमें वो गोल फिक्स करना हाईएस्ट। तो उसके लिए, उसी के लिए उन्होंने बताया वी शुड कंप्लीट वननेस विद द गॉड। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज कंप्लीट वननेस विद द सेंटर और कंप्लीट वननेस विद द गॉड। तो अगर इसको सेंटर को हम और बहुत सारे शब्दों में कह सकते हैं अपनी अपनी भाषा में। कुछ लोग इसे रियलिटी कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं, कुछ एब्सोल्यूट कहते हैं, कुछ अल्टीमेट कहते हैं, कुछ सोर्स कहते हैं। तो जो जो शब्द जिसको फील करे, हम उस शब्द से तो समझने की कोशिश कर सकते हैं। या उसको हम चेंजलेस स्टेट भी कह सकते हैं कि जहां पे मैं पहुंच गया, नाउ इट चेंजलेस स्टेट। अभी हम चेंजिंग स्टेट में है। हमारे विचार बदलते रहते हैं, हमारा शरीर बदलता रहता है, हमारी सेहत बदलती रहती है, हमारी खुशियां बदलती रहती हैं, हमारे मन की शांति की जो स्थिति है वो भी बदलती रहती है। तो उसको हम चेंजलेस स्टेट में हमें पहुंचना है, हमारे सारे प्रयास, वो हमारा गोल होना चाहिए। एक वो जो थ्योरी है जिससे सारे साइंटिस्ट मानते हैं और बहुत सारी हमारी ट्रेडिशन भी मानती हैं, तो जो भी हमारी सृष्टि में, कुल सृष्टि में जो भी चीज है, वो एनर्जी है और वाइब्रेशन है। अ, और एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, केवल ये ट्रांसफॉर्म होती रहती है। चाहे वो मेटल में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो एक एनर्जी जो है दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो ये सब कन्वर्ट होती रहती है। और ये जो जितने भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाइब्रेशन से एनर्जी है, तो वो सारा हमारा एब्सोल्यूट से आता है, सेंटर से आता है। तो हमारा लक्ष्य वो है जहां से ये सारी एनर्जी आती है, जहां से सारी वाइब्रेशंस आती है। उसको फर्दर वो बताते हैं कि जो फंडामेंटल सबस्ट्रेटम है की एग्जिस्टेंस का, अगर उसको सबको घटा दें, जो हटा के जो बचेगा, वो हमारी कॉन्शसनेस बचती है। एंड कॉन्शसनेस इज द फील्ड ऑफ बीइंग, जहाँ पे मैं हर चीज को परसीव करता हूँ। आई परसीव एवरीथिंग थ्रू कॉन्शसनेस, आई परसीव एवरीथिंग इन कॉन्शसनेस, एंड आई evolve only in my consciousness. Body cannot evolve. And soul cannot evolve. Soul is pure itself, purest, and soul is changeless. And this material existence also, my body, my possessions, they cannot evolve. My body only can age. मेरी लंबाई नहीं बढ़ सकती, 1 इंच भी नहीं बढ़ सकती। इट कैन ओनली एज। तो
जो मेरा इवोल्यूशन होता है वो मेरा इवोल्यूशन कॉन्शसनेस में होता है। और हम हमारा जो रास्ता जाता है हमारी बॉडी एंड जो हमारी सटल बॉडी है उनको प्योरीफाई करते हुए, कॉन्शसनेस को इवॉल्व करते हुए, देन वी ट्राई टू रीच टू द सेंटर। तो उसके लिए बाबूजी साहब ने कॉन्शसनेस को रिफाइन करने का, एक्सपेंड करने का जो तरीका बताया, उसके डिफरेंट थ्योरीज एंड डिफरेंट चक्रा, 13 चक्रा जो उन्होंने बताए, तो उसके थ्रू हम उसे एक्सपीरियंस करते हुए हम उसे आगे बढ़ते हैं। और बढ़ते बढ़ते हम अपने सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा सेंटर है, जो सोर्स है, दैट इज अ गोल, जिसको लेके हम अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस या अपनी पूजा करते हैं। आखिर होता क्या है, अगर हम गोल फिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है? अगर मैं गोल फिक्स ना करूं तो क्या हुआ? एक तो ये कि मेरे एफर्ट्स डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। लेकिन जब मैं अपना गोल फिक्स करता हूं तो उससे मेरे अंदर उस गोल प्राप्ति के लिए इंटरेस्ट पैदा होता है, एक लॉन्गिंगनेस पैदा होती है। और इसको जो इन्फिनिट का क्षेत्र है, जो सोर्स का क्षेत्र है, वहां पे स्थिर पैदा होता है। एंड डिवाइन की अटेंशन हम ड्रॉ करते हैं प्रेयर के माध्यम से। अगर इसको हम दुनियावी जिंदगी में भी देखें, अपनी मेटल एग्जिस्टेंस में भी, अगर मेरा गोल है, सपोज आई एम ए स्टूडेंट, सपोज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जब मैं सीए करता था, अगर क्योंकि मुझे पता था मुझे सीए पास करना है, या जिसका जो भी कैरियर है, मुझे कैरियर में कहाँ पर पहुंचना है, अगर मेरे कैरियर सामने होता है तो वो मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है, मुझे ये पढ़ना है, मेरे अंदर लॉन्गिंगनेस पैदा करता है कि एफर्ट डालने के लिए। और यदि मुझे पता ही ना हो कि मेरा गोल क्या है, तो मैं उसमें एफर्ट नहीं डालूंगा या नहीं डाल पाऊंगा। तो अगर इसको देखें तो व्हाट इज द की टू द सक्सेस? अगर मुझे सक्सीड होना है अपने एफर्ट्स में, तो पहला प्रिंसिपल है फिक्स द गोल। देन फिर उसमें अगला स्टेप क्या आएगा? क्रिएट एन इंटेंस लॉन्गिंग फॉर द गोल। तो मुझे लॉन्गिंग क्रिएट करनी पड़ेगी गोल तक पहुंचने के लिए। जब मैंने लॉन्गिंग पैदा कर ली, नाउ आई हैव टू मेक एन इंटेंशन। और जब मैं इंटेंशन लेता हूँ कि अब मैं चलूंगा, मैं इस पे काम करूंगा, तो वो मेरा इनिशियल मोमेंटम पैदा होता है, उससे मेरे काम की शुरुआत होती है। जैसे मैं इंटेंशन डालता हूँ कुछ करने के लिए, तो मेरे काम की शुरुआत हो जाती है। और जब काम की शुरुआत होती है तो इट प्रमोट्स माई एफर्ट। और जैसे जैसे मेरा एफर्ट बढ़ता है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरा बढ़ने लगता है काम को करने के लिए, और मैं अपने गोल की तरफ बढ़ने लगता हूँ। और अल्टीमेटली आई सक्सीड इन माई एफर्ट्स। it happens in the material life, and it happens in spiritual life as well. तो अगर हम इसको समरी को देखें तो इट इज अ प्रैक्टिस पार्ट जो हमारे हार्टफुलनेस में है। तो हम जो अपना सारे एफर्ट, सारा जो हम अपना अभ्यास चालू करते हैं, ये हमारा यहाँ से जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इस प्रैक्टिस के माध्यम से जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम प्रेयर के साथ, हार्ट फिल विद लव के साथ में, जब हम और लक्ष्य को सामने रख के जब हम अपना काम अभ्यास शुरू करते हैं, तो धीरे 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 हमारा पूरा सिस्टम, हमारी सटल बॉडी प्यूरिफाई होने लगती है, इंटरेस्ट पैदा होने लगता है। और जैसे 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 मैं प्यूरिफाई होती है, मेरी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है, तो मेरा थिंकिंग पैटर्न, जो मेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आने लगती है, मेरे विवेक शक्ति जागृत होने लगती है। और जब इतना होने लगता है, तो फिर मैं आगे की अपनी यात्रा के लिए मैं तैयार होने लगता हूँ। और यहाँ से आगे मैं जाता हूँ एसेंशियल वैल्यूज की तरफ। मेरे कुछ वैल्यूज में आई एम एबल टू परसीव कि मैं किन वैल्यूज को लेके काम कर रहा हूँ। थ्योरेटिकली भी मैं डिस्कस, लेकिन जब हम प्रैक्टिस के साथ उसमें आते हैं तो उसमें मेरा एक तो विश्वास बनता है, और उसको मैं ज्यादा शिद्दत के साथ उन वैल्यूज को मैं प्रैक्टिस कर पाता हूँ। तो अगर हम अब एसेंशियल वैल्यूज के लिए बात करें, तो देर आर बाबू साहब ने टू एसेंशियल वैल्यूज जब हम प्रैक्टिस चालू करते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने अभ्यास में पारंगत होते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं, तो दो एसेंशियल वैल्यूज उन्होंने दी जो हमारे अंदर आती है। पहली है सिंप्लीफाई योर लाइफ, फर्स्ट एसेंशियल वैल्यू। एंड दूसरी वैल्यू दी ट्रूथफुलनेस, बी मूव टुवार्ड्स ट्रूथफुलनेस।
तो मुझे लगता है अभी टाइम हो रहा है, तो आज का यहीं पे रोके, क्वेश्चन नहीं, आंसर ले लेते हैं वैसे। जैसा आप उचित समझे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अगला फिर एसेंशियल वैल्यूज को अगले लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत क्योंकि अभी 6:50 हो रहे हैं, कोई दिक्कत 6 तो ठीक है। उसको फिर एसेंशियल वैल्यूज को अगले उसमें ले लेंगे। ठीक है। तो इट इज एन वेरी साइंटिफिक मेथड, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये काम करता है। जैसे साइंस हमारी काम करती है, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल इज द सेम, तो द सेम थिंग इज ट्रू इन स्पिरिचुअलिटी आल्सो। तो बाबी साहब कहते थे स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ रियलिटी। साइंस इज द, as we understand the science is the science of materiality, एंड स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ रियलिटी, तो कहते थे। तो इसको आगे फिर हम चर्चा करेंगे। तो प्रैक्टिस पार्ट को आज हम इसको यहीं पे रोकते प्रैक्टिस पार्ट पे। तो इसमें आई विल इनवाइट जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वो इसमें कुछ ऐड करना चाहें या अपने और विचारों से और इसमें कुछ एडिशन देना चाहें, तो एक दूसरे चर्चा करके वी कैन क्लैरिफाई अवर थॉट्स फर्दर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी। आज अपने जीवन को को दिशा देने के 10 सिद्धांत बताए। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी को कोई और जानकारी चाहिए सिद्धांत के विषय में पूछ सकते हैं, फिर बाद में दूसरा दर्शक से एक हिसाब बोलें। प्रदीप जी, एक सवाल आता है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको नैब साहब भी इंट्रोड्यूस करेंगे। हम ध्यान की बात तो करते हैं, पर ध्यान कई बार बहुत से लोग लगा पाते हैं, वो तो बात अच्छी है, परंतु जो लगा नहीं पाते या सिर्फ बैठने का अभ्यास करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मतलब सबसे पहले उसके मन में कैसे आए ध्यान के प्रति, ये बड़ा एक गौड़ विषय है। मतलब जबकि ये बात सही है कि जिस प्रकार से सूरज की जो किरणें होती हैं उनको फोकस करना, सारी बातें करना, और चाहता भी है व्यक्ति कि मैं ध्यान लगा रहूं, तो कहीं ना कहीं या तो उसका आलस प्रमाद होता है, या कहीं ना कहीं जानकारी कमी होती है, या उसको उसकी उतनी वैल्यू नहीं मालूम होती है कि उसके क्या फायदे होंगे, या बैठता भी है तो वो मन एकदम उचट जाता है उसका। एक बेसिक क्वेश्चन सा आता है कई बार, मतलब ये बड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है भाई साहब, जो सब लोग बताते हैं। हम्म। जितने लोगों से हमारी चर्चा होती है, तो सब ये कहते हैं कि मैं तो बैठता हूँ, मैं तो बैठ ही नहीं पाता, या हम्म। 1 या 2 मिनट भी मुझे मुश्किल होती है, मैं बैठ ही नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं बैठ ही नहीं सकते। तो जनरली हार्टफुलनेस में हम कहते हैं कि आप हमारे साथ बैठो, और वो बैठते हैं, तो जब वो आधा घंटे बाद उठते हैं, वो कहते हैं पता नहीं आज मैं कैसे बैठ गया। तो पहला रिएक्शन हमें ये सुनने के लिए मिलता है ज्यादातर किसी में। तो उसमें दो चीजें हैं। तो पहला तो जैसे जब हम हार्टफुल में ध्यान करते हैं, तो हार्टफुलनेस में प्राणाहुति का उपयोग होता है। इट इज, इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसमिशन, और संस्कृत में प्राणाहुति। तो एक ये हमारी एंशियंट साइंस है, जो हमारे ऋषि मुनि आदि काल से यूज करते रहे, मानव के उत्थान के लिए और मानव और मनुष्य के आध्यात्मिक ट्रेनिंग के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए यूज किया गया। तो कुछ कहानियां भी हमें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, जैसे वाल्मीकि साहब की कहानी आप देखोगे, या अंगुली माल की कहानी देखोगे। तो जैसे वाल्मीकि जी लूटिंग में व्यस्त थे, अपना डकैती डालते थे, या अंगुली माल जो भी गांव जंगल से निकल रहा था, उसकी उंगली काट के उसकी माला पहन के बना के पहन लेते थे। जब बुद्ध जी वहां गए, तो वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया। या ऐसे वाल्मीकि जी के साथ था, वो जब उनके कोई ऋषि आए, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो वो ट्रांसफॉर्म कैसे हुए, या हम यदि महाभारत से देखें, श्रीमद् भागवत गीता कैसे आई। जब युद्ध के मैदान में अर्जुन बेचैन है और उद्विग्न है, शंख बज गए, और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। तो इज इट ए पॉसिबिलिटी कि वो जो है इतनी जो पूरी मद्भागवत गीता उनको सुना दी जाए, जहां आमने सामने सेनाएं तन तन चुकी हों और शंख बज गए हों? तो नॉट पॉसिबल। तो ये आई कैसे? तो लॉर्ड कृष्णा ने जैसे वो उनको गीता दी, तो इट वाज ट्रांसमिटेड टू कृष्णा। वो जो भाव था गीता का, उसको जो है उनको, जैसे कहते हैं डाउनलोड, कंप्यूटर में आज हम डाटा डाउनलोड कर लेते हैं, तो दैट डाटा, दैट
टीचिंग्स वर डाउनलोडेड टू द सॉफ्टवेयर इन द अर्जुना। तो उसको उसको डाउनलोड कर दिया गया, और उसको जो वेद व्यास जी थे, ही कुड कैप्चर इट, एब्जॉर्ब इट एंड पुट इट इन राइटिंग। तो उसको राइटिंग में उसको रख दिया गया। तो यहाँ पे ये जो हमारी जो प्राणाहुति की पद्धति है, तो 19वीं शताब्दी में एक संत पैदा हुए फतेहगढ़ में, श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनको हम लाला जी महाराज कहते हैं, जो बाबूजी महाराज के गुरु थे और आदि गुरु थे हार्टफुलनेस के। तो उन्होंने इस जो प्राणाहुति की पद्धति थी, ये लगभग लगभग लुप्त हो गई थी, यूज होनी बंद हो गई ना। तो उसको उन्होंने रीडिस्कवर किया। इट वाज देयर बट फॉरगॉटन। तो इसको रीडिस्कवर करके उन्होंने इसको यूटिलाइज करना चालू किया, और इसको उन्होंने बाबूजी महाराज को ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने इसको स्ट्रक्चर्ड मिशन बना के इसको थ्रू ट्रेनर्स अपॉइंट किए, और उसके थ्रू उन्होंने इसको ट्रेनिंग देना चालू किया। तो जब ये प्राणाहुति के साथ हम ध्यान करते हैं, तो पीपल आर एबल टू मेडिटेट, नंबर वन। इस पे बहुत सारे हमारे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, यूएस में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुए हैं। तो अगर रिसर्च का हम कंसेप्ट देखें, एनीबडी कैन ट्राई इट। तो रिसर्च कैसे होता है? रिसर्च में दो ग्रुप बनाए जाते हैं, और एक हाइपोथेसिस ली जाती है कि हम ये काम करेंगे, तो ये काम जो करेंगे कि ये काम, ये इसका इफेक्ट होगा या इसका नहीं होगा। यदि फार्मेसी से हम एग्जांपल लें, दवाइयाँ कैसे ईजाद होती हैं, तो दवाई जब भी कोई नया मोलिक्यूल डेवलप होता है, तो उसको टेस्टिंग कैसे होती है, तो उसके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक को हम न्यूट्रल दवाई देते हैं, वो दवाई कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल दवाई देंगे, ना उसका कुछ प्लस होना ना माइनस होना। और दूसरे ग्रुप को, जो हमारा कंट्रोल्ड ग्रुप है, उसको हम न्यू मोलिक्यूल देते हैं। तो दोनों को हम सेम एनवायरनमेंट में रखते हैं, सेम टाइम पे उनके रिजल्ट्स को हम स्टडी करते हैं। रिजल्ट्स को जो स्टडी करते हैं वो ये है कि दोनों ग्रुप के रिजल्ट्स में क्या हमारे कुछ फर्क आया। यदि जिस ग्रुप को वो दवाई का जो नया मोलिक्यूल डेवलप हो रहा है, यदि उसके रिजल्ट्स बेटर आते हैं, 15% बेटर आता है, 20% बेटर आता है, तो हम कहेंगे कि दिस मोलिक्यूल इज इफेक्टिव बाई more than 15%, by more than 25%, by more than 50%. तो then it means this medicine is effective. और यदि दोनों के रिजल्ट सेम है, वहां भी मेरे 50% को फायदा होता है, यहाँ भी 50% को फायदा होता है, तो इट मीन्स मैं दवाई लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, तो इसका मतलब रिजल्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। तो इसका मतलब इस मोलिक्यूल में कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। तो इसके लिए हम बहुत सारे रिसर्च हार्टफुलनेस ने किए कुछ यूनिवर्सिटी के माध्यम से। उसमें जो सब्जेक्ट थे उनको दो पार्टों में बांट दिया गया। उनमें उनको और उनको ये बोला गया कि आप एक महीना अपने आप ध्यान करो। हम में से हर व्यक्ति कुछ ना किसी तरीके से ध्यान करता रहा है। तो आप अपने तरीके से एक महीना ध्यान करो एंड उसको नोट डाउन करो डायरी में, आपको कैसा लगा। जब उन्होंने कुछ समय बाद ध्यान करा, एक महीने बाद उनको बोला गया अब आप हार्टफुलनेस की पद्धति से ध्यान करो। तो उनको जब प्राणाहुति का, हार्टफुलनेस पद्धति मीन प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान करो, जब उनको प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान कराया गया, तो उनके रिजल्ट्स में सब्सटेंशियल चेंज नजर आए। और जो चेंज नजर आए, तो इवन यहाँ तक भी उसमें रिजल्ट्स आए हैं कि पहली या दूसरी सिटिंग में जो अभ्यासी था, ही कुड एंटर इनटू द समाधि स्टेट। और उसको ईईजी मशीन पे भी लेके उसके रिजल्ट्स को वहां पे टेस्टिफाई हुए कि वो दे कुड गो इनटू द मेडिटेशन। दैट इज वन थिंग। उसको हम में से कोई भी ट्राई कर सकता है। पहले अपने ध्यान करें, फिर प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान करें। और प्राणाहुति ध्यान में जाने में इमीडिएट सहायता करती है। जो व्यक्ति कहते हैं मैं ध्यान नहीं कर सकता, वो भी ध्यान कर पाते हैं। कुछ दिन वो ध्यान करते हैं, फिर वो आदत में आ जाता है। एक बार आदत में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, जो हमारा पहला प्रिंसिपल की बात हुई, यदि हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और कुछ दिन अभ्यास करेंगे, तो ये हमें निश्चित रूप से हम ध्यान कर पाएंगे, ऐसा हमारा तजुर्बा है। यदि मैं अपनी बात करूं, मैं एक निश्चित समय पे ध्यान करता हूँ रोजाना सुबह को। मैं लगभग 5:45 बजे मैं ध्यान में बैठता हूँ। तो जब मैं 5:45 बजे ध्यान में बैठता हूँ, तो जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरी आंख 1 घंटे बाद खुलती है। यदि मैं 7 बजे किसी दिन डिले हो गया सोने में, उठने में, 7 बज गए, 7:30 बज गए, 8 बजे, तो तब मुझे ध्यान में स्ट्रगल करना पड़ता है आज भी। तो मुझे अपने आप को एफर्ट डालना पड़ता है।
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल माय एक्सपीरियंस, एक ध्यान यदि मैं एक निश्चित समय पे ध्यान करता हूँ, निश्चित जगह पे ध्यान करता हूँ, निश्चित पोज में ध्यान करता हूँ, तो जैसे ही मैं उस समय पे उस जगह पर उस पोज में बैठता हूँ एक इंटेंशन लेके, तो इमिडिएटली आई स्लिप इनटू द मेडिटेशन। और जब मैं अपनी जगह बदल देता हूँ, समय बदल देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उसमें एफर्ट डालना होता है। तो इट इज अवर एक्सपीरियंस। तो पहला प्रिंसिपल यही बताता है, और इसमें हमें नेचर भी सहायता करती है, सर्कैडियन रिद्म सहायता करती है। जो संधि काल हमारे यहाँ से जो जो संधि काल उपासना का प्रावधान है, वो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है हीट नहीं होती है सुबह के समय, बॉडी शांत होती है, हमारे माइंड में भी हीट नहीं होती है, बॉडी में भी हीट नहीं होती है। तो दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन फॉर मेडिटेशन। और जैसे जैसे सूरज निकलता है, बॉडी में भी हीट बढ़ने लगती है और मेरे माइंड में भी हीट बढ़ने लगती है। तो उस समय मुझे मेडिटेशन करने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, आई हैव टू स्ट्रगल लिटिल बिट। तो इसे हम करके देख सकते हैं। तो उसी प्रिंसिपल पे हमने बात की। और जब मैं गोल फिक्स करके करता हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट एक पैदा हो जाता है, एक लॉन्गिंग पैदा हो जाती है। तो जो अभी तीसरे प्रिंसिपल की बात की थी। और जब मैं प्रेयर, दूसरा प्रिंसिपल, जब मैं उसे प्रेयर के साथ करता हूँ, तो डिवाइन हेल्प मेरे पास आने लगती है। क्योंकि नेचर का डिक्टम ये, नेचर वांट्स एवरीथिंग बैक। नेचर में हर चीज अपने सोर्स में वापस जाती है। बीज से पेड़ पैदा होता है, पेड़ पे फल आता है, फल से फिर हमें बीज मिल जाता है, वो फिर सोर्स में चला जाता है। समुद्र से भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, बारिश का पानी पहाड़ों से नदियों से होते हुए समुद्र में चला जाता है। पूरी नेचर हमारी इसी तरह से सर्कुलर काम करती है, हर चीज जो सोर्स है सोर्स में जाती है। तो नेचर का डिक्टम है कि हमें सोर्स में वापिस जाना है। वो लेकिन अगर मैं उसमें सहयोग करता हूँ, तो आई कैन गो इन दिस लाइफ इटसेल्फ। इट डिपेंड्स ऑन माई सिंसियर एफर्ट एंड राइट एफर्ट अंडर राइट गाइडेंस। तो उसके लिए तीन प्रिंसिपल जो आज हमने चर्चा की, प्रैक्टिस हेल्प्स इन इट। अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो फिर आगे के वो जो स्टेप्स हैं वो अगले हम सेशन में चर्चा करेंगे। हाउ इट हेल्प्स, हाउ इट डेवलप्स। चलिए, सभी लोग अनम्यूट हैं, तो कोई किसी का प्रश्न आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में शेखी साहब धन्यवाद देंगे। नैब साहब का कोई प्रश्न बन रहा है, या बागी जी का? बागी जी के यहाँ तो लाइट चली गई है, इसलिए कोई प्रश्न नहीं। चली गई थी सर, हाँ, एकदम ब्लैंक हो गए थे। नहीं नहीं, अभी तो जैसे कि सर ने कहा, गुप्ता जी ने, कि अभी ये टू बी कंटिन्यूड, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो वैसे तो क्योंकि जो भी, अच्छा, ये सब बातें गुप्ता जी ऐसी हैं कि जानते सब हैं, बिल्कुल, पर अप्लाई कोई नहीं करता। इसीलिए प्रैक्टिस बोला। जी जी, प्रैक्टिस, नहीं नहीं, जैसे आपने अभी अभ्यास। बताया ना कि आप जब ध्यान में बैठ जाते हैं उसके बाद आप भूल जाते हैं, अब 1 घंटे बाद ही आपकी तंद्रा भंग होती है। तो वास्तव में ये प्रैक्टिस ही है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेक्स द मैन परफेक्ट, वही वाली बात है। बट वो सारा मसला ही मसलात जो है ना, वो देखिए, मेरी बात सुन के तो नैब साहब तो आंख नाक कान सब करने लगे कि प्रैक्टिस करा कैसे जाए। वो तो सब ठीक है, पर ये शुरुआत कैसे हो, उसके लिए भी कोई ऐसा नुक्ता दे दो कि आप ये करो तो आप अपने आप बैठने लगोगे। आप नहीं तो प्रिंसिपल वन को फॉलो करो। प्रिंसिपल वन को फॉलो करो, सुबह को आप बैठ के देखो। आप 5 मिनट से शुरू करो। एक हैबिट्स पे जो राइटर्स की किताबें हैं, तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, हम छोटे छोटे स्टेप में चालू करें। कि जनरली होता क्या है, हम क्या है ना, अपना बड़ा गोल फिक्स कर लेते हैं, तो बड़ा गोल को अचीव करने की हम कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, हैबिट बनने में टाइम लगता है। उससे बेहतर है, जैसे अगर मुझे सुबह को घूमना जाना चाहता हूँ मैं, लेकिन मेरी आंख ही नहीं खुलती, आंख खुलती है तो मेरा जाने का मन नहीं करता। और तो अब उसके लिए क्या करूं? तो आप इसको शुरू ऐसे करो कि मैं रोजाना सुबह को उठूंगा, जॉगिंग शूज पहनूंगा। आप उसे निकाल दो 3 दिन। चौथे दिन आप कहोगे अच्छा मैं बाहर तक जाऊंगा गेट तक। 2-3 दिन आप गेट तक जाओ, आप चले जाओगे। आप 7वें 8वें दिन 9वें दिन आप बाहर जाओ सड़क पे, मैं चलूंगा थोड़ी देर, तो 50 कदम चलूंगा। तो अगर आप धीरे धीरे हैबिट को बिल्ड करेंगे, तो आप देखेंगे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद यू आर एबल टू जॉग। और उसके बाद में जो आपकी जो एक आलस है, या जो विल पावर की कमी है, या जो भी शब्द हम देना चाहें उसे, तो वो हमारा टूट जाएगा और मेरी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी। नहीं, वो इसके लिए सारा हमारे यहाँ एक्चुअली
प्रायोरिटीज जो है ना, वो जैसे अपन है, अब प्रोफेशनल्स हैं, यदि जब सिस्टम, जैसे अभी छुट्टियां चल रही थी तो सारा खत्म है, 6-7 तारीख से कोर्ट खुल जाएंगे तो अपने आप ही सब सिस्टम हो जाएगा, अपने बिल्कुल आप भागने बिल्कुल लगेंगे। अच्छा, बिल्कुल। ये भी बात नहीं है सर, आंख तो 6 बजे खुल ही जाती है, हम्म, आंख तो खुल ही जाती है क्योंकि वो सिस्टम में, हार्डवेयर में डाला हुआ है। वो भूख हैबिट है लग रही मेरी। है वो, हम्म, बिल्कुल। हम्म, लंच है हमारा, लंच आवर आपको पता ही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 1:15 बजे होते हैं, 2 बजे तक होता है, तो अपने आप ही 1:30 बजे अपने आप ही भूख लगती है। बिल्कुल। बट बाकी ये छुट्टियों में आके कुछ ना गड़बड़ हो जाती है। चलो एनीवेज, ये आपने जो टिप्स दी है ना कि हाँ भाई, एकदम पहले ही दिन आप लंबा टारगेट ना रख के उनको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा रखें, दैट विल बी बेटर। या, बाकी तो अब शेखरी साहब बताएंगे हमारे। इसको वागी जी अनुव्रत कहते हैं, हमारे छोटे छोटे व्रत लोग अनुव्रत। जी 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 जी, अणु बहुत छोटा और पार्टिकल होता है। जी जी जी। पर एक गुप्ता साहब, एक सवाल और है जो आपने समय का बताया, तो एक इसमें कहते हैं हमारे यहाँ क्या आत्मबोध तत्वोध की साधना, यानी कि व्यक्ति को जब भी कभी उठे, जब भी कभी सोए, तो वो अपने नियम में ढाल ले, चाहे वो 5 मिनट से ही करे। बिल्कुल। मतलब जिसमें जरूरी नहीं कि वो सुबह 3 से 6 का ही हो या 6 से 9 का हो, कोई भी हो, मतलब नहीं, कोई भी आत्मबोध हो। तत्व। इसमें 3 से 6 जो बताया ना, वो एक इंडिकेटिव है हम्म कि अगर हम इसको, क्योंकि आदि काल से हम जो है ना पूजा सुबह को ही करते हैं। जैसे बागी जी ने बताया 6 बजे आँख खुली जाती है, तो हम्म 6 बजे खुलती है तो 6 बजे खुल जाती है। और जो सुबह का टाइम है ना, इस संधि काल का समय है, हमारे यहाँ संध्या उपासना का प्रावधान शुरू से रहा है। शब्द भी है संध्या। संध्या मतलब जहाँ पे दो समय मिलते हैं, जहाँ रात दिन से मिलता है या दिन जो है रात से मिलता है, तो सुबह और शाम का ये सब जो समय होता है, ये मेडिटेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय है। क्योंकि बॉडी इस समय हीट कम हो जाती है, मन में हीट कम हो जाती है, तो दैट इज अ मोर सुटेबल टाइम टू मेडिटेट। वो मुझे नेचुरल रिदम, मेरी बॉडी की नेचुरल रिदम मुझे ध्यान में सहायता करती है। हम्म। इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, करके देखेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और फिर दूसरा क्या है कि अगर कभी जीवन में हमारा एक नियम बन गया, तो उससे हाँ, कई नियम बन जाते हैं हमारे। और अगर बिल्कुल एक नियम टूटता है तो कई नियम टूटते हैं। बिल्कुल एक और बिल्कुल सही। समस्या आती है हमारे, हम लोग देखें ध्यान के अंदर में देखा, जब हम सुबह को उठते हैं तो सबसे पहले किसी की कोई पारिवारिक समस्या है, किसी की व्यापार की समस्या है, किसी की सर्विस की समस्या है, वो समस्या सबसे पहले उसके दिमाग में वो आती है। मतलब वो कहता है ध्यान तो बाद की चीज है, पहले ये तीनों चीजें आ रही हैं, मतलब इसको मैं कैसे साइड रखूं, मतलब उसके दिमाग में उठते ही आती है। मतलब ये भी एक बड़ा पॉइंट है। हाँ, इसके लिए, हाँ, इसके लिए प्रिंसिपल नंबर 10 है एक्चुअली इसका समाधान। तो कभी उस चलो पर अगली उसमें क्लास फिर में नेक्स्ट चर्चा में करेंगे कोई ना। दिक्कत, कोई हाँ, दिक्कत। तो एक्चुअली है क्या, इसमें जैसे मैं हल्का सा इंडिकेट कर देता हूँ, उसको हम्म डिटेल में चर्चा हम बाद में कर लेंगे। तो हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी आते हैं, दे थॉट्स आर एम्बेडेड इन माय सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड में नहीं होता। कॉन्शियस माइंड वो है जो मैं सोच के काम करता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो मेरा एक रिएक्टिव तरीके से काम करता है। वो साइंस जो बताती है, कॉन्शियस माइंड जो मेरा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इट्स प्रोसेसिंग स्पीड इज 40 बिट्स पर सेकेंड। वो जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, दैट इज 40 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, मिलियन टाइम्स मोर। और जैसे मुझे किसी ने कोई बात कही, मैं सोचता बाद में, एकदम मुंह से बात निकल जाती है, रिएक्शन आ जाता है। वो कैसे आ जाता है, मैं बिना सोचे समझे निकल आ जाता है। ये बहुत सारी कंडीशंस को मैं, आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, बस मैं रिएक्ट कर देता हूँ। हम्म इसको यदि आप एग्जाम्पल से समझें तो जैसे हम गाड़ी चलाना जब सीखते हैं तो वी आर वेरी कोशियस, गियर डालते समय, ब्रेक आते हुए, साइड में से हम्म कौन आ रहा, सामने कौन आ रहा। कुछ समय बाद मैं बराबर में बात करता चलता हूँ, गाड़ी चलती है, मुझे ये भी नहीं पता मेरे बराबर से कौन निकल गया, साइड में कौन था। तो दिस माई सबकॉन्शियस माइंड टेक्स डिसीजन। तो जब मैं रात को प्रेयर करके सोता हूँ, और प्रेयर कैसे करनी है उसकी भी एक साइंस है। अगर मैं प्रेयर करके सोता हूँ तो माई सबकॉन्शियस माइंड विल बी क्लीन्ड। अगर सबकॉन्शियस माइंड इज क्लीन्ड, अगर मैं रात को भी मैं उपयोग करूँ, भी रात को मैं बॉडी को रिकूप करने के लिए यूज करता हूँ स्लीप, वो तो इन एनी केस मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन जो ये प्रिंसिपल नंबर 10 है जिसकी हम चर्चा करेंगे, उससे मेरा सब, आई कैन टेक वर्क फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड, आई कैन क्लीन इट, प्योरीफाई इट। अगर मैं प्योरीफाई करूंगा, तो वो जो आप हम कह रहे हैं कि सुबह को उठते के साथ विचार आते हैं, तो विचार नहीं आएंगे, बिकॉज दे हैव गॉन आउट, नाउ दे आर नो मोर इन टू माई सिस्टम। अगर वो मुझे नहीं आएंगे,
तो मैं जो है उसको मैं कर पाऊंगा। जैसे मैं उठता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती सुबह को। तो जब मैं पूजा करके उठता हूँ, उसके बाद में जब मेडिटेशन करके उसके बाद में जब अखबार लेता हूँ और दूसरा काम करूँ, तब फिर वो शुरू होता है। या ऑफिस के विचार तब शुरू होते हैं जब ऑफिस में बैठते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, अगर ये अभ्यास बन जाए तो बहुत सुंदर बात है। पर एक हमारे यहाँ सबसे बड़ा, एक जाने अनजाने में सबसे बड़ा एक रोग आ गया है, ये मोबाइल का। ये इतना बिल्कुल। खतरनाक आ गया है कि रात को सोते जगते उठते बैठते आवाज हुई टन, लगता है किसी का मैसेज आया, देखूं किसने भेजा, क्यों भेजा, कोई किसी का कोई घटना तो नहीं। मतलब ये भी एक है, मतलब हाँ हमें हमें ताकत नहीं है कि हम उसको रात को स्विच ऑफ कर दें या सुबह को स्विच ऑफ करके खोलें। मतलब ये भी तो ताकत नहीं है हमारे अंदर, हम कितने कमजोर हैं मतलब। हाँ, कमजोर होते हैं। जबकि हम जानते हैं कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, पर हम चाहते हैं हमारा 24 घंटे मतलब मोबाइल ऑन होना चाहिए। अब ये भी फिर हैबिट फॉर्मेशन में आता है वैसा। हम्म। हैबिट फॉर्म, अब मुझे हैबिट फॉर्म होगी मोबाइल देखने की। हाँ। नाउ आई हैव टू फॉर्म माई हैबिट नॉट टू सी मोबाइल। हम्म। ये सब चीजें हो गई, हम जानते हैं कि सब चीज गलत है, पर फिर भी हम मतलब, ये बहुत सारी चीजें हैं कि जहां हमें सुधार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम दूसरों के साथ बिल्कुल। अपने। इट इज चलिए ए शेखी ग्रेट। साहब, धन्यवाद के दो, सब धन्यवाद के दीजिएगा आप, चलिए बहुत है। धन्यवाद अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। सीए प्रदीप गुप्ता जी का धन्यवाद करने के लिए। आज इन्होंने 10 प्रिंसिपल में से शुरू किए, 2-3 प्रिंसिपल पहले प्रैक्टिस का प्रिंसिपल बताया है इन्होंने। और वाकई मतलब कि जो बताए हैं उसके ऊपर करना है हमने। और प्रैक्टिस के लिए इन्होंने बताया सफल तभी होंगे जब हम सुबह करेंगे। सुबह का टाइम काफी लाभप्रद होता है, ब्रह्म वेला होता है, और उस समय एक्टिविटीज नहीं शुरू होती, तो उस समय ऑटोमेटिकली ध्यान लग सकता है। और फिर उन्होंने बताया कि समय निश्चित होना चाहिए, सेम समय। जब आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है तो एक निश्चित समय होना चाहिए। दूसरा, प्लेस निश्चित होनी चाहिए, उसी जगह करना चाहिए। और ये चीजें अगर हम शुरू करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और बाकी ध्यान की अवस्था जो आप बता रहे हैं, ध्यान अपने आप आएगा। ध्यान को लाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं आएगा। आपके विचार आपको साथ आएंगे, पर वो विचार हमने एनालाइज नहीं करना, उसको स्टॉप करना है। हम उन विचारों को सोचना शुरू कर देते हैं, इसलिए वहां फंस जाते हैं। एक मतलब कि अगर ध्यान करना है, मेडिटेशन करनी है, तो हमें कोई ना कोई मंत्र अपने पास रखना पड़ेगा जो मन से करना है। और उस मंत्र को रिप्लेस करना है थॉट से। जो भी थॉट्स हमारे आएंगे, नेचुरली थॉट्स आएंगे, आदमी रुक नहीं सकता। जब भी आप ध्यान करोगे, आंखें बंद करके माथे में ध्यान करोगे, तो अंधेरा है, परंतु आप अपने जो आपको गुरु मंत्र मिला है उससे रेपिटेशन करना है। विचार आएंगे, विचारों को रिप्लेस करना है। अगर विचारों को एनालाइज करना शुरू कर दोगे तब फंस जाओगे आप। तो वो ध्यान अपने आप ही आएगा जिसका ध्यान करना चाहते हो। बाकी ये शुरुआत इन्होंने प्रिंसिपल्स की शुरुआत की है, बहुत बढ़िया शुरू की है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जैसे प्रिंसिपल्स बताएंगे, हमें और भी हमें मदद मिलेगी। आज के उद्बोधन के लिए श्री सीए प्रदीप गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के शेखी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी, आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा लंबा है पहले के मुकाबले, बीच में हो सकता है आपको वाह वाह भी करनी पड़े। हजारों उलझने हैं राहों में, हजारों वाह उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब। वाह। वाह, क्या बात है। हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। क्या बात, वाह वाह। गजब गजब गजब। इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। जीवन एक संगीत है, जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। जी। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात जैसे भी हों, हमेशा मुस्कुराते रहिए। वाह। वाह। ठीक है, ठीक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हालात जैसे भी हों, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर भगवान नहीं है, अगर भगवान नहीं है, अगर भगवान नहीं है तो इसका जिक्र क्यों? अगर भगवान नहीं है तो इसका जिक्र क्यों? और अगर भगवान है तो फिक्र क्यों?
वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वंडरफुल। अगर भगवान नहीं है तो इसका जिक्र क्यों, और भगवान है तो इसका फिक्र क्यों। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। बहुत बढ़िया। बेशक बेशक बेशक। हानि हुई है, भविष्य में लाभ भी होगा। और यदि छल हुआ है तो आगे चल के हिसाब भी होगा। बहुत बढ़िया। किया है तब भी होगा। चलिए साहब, इन बारों का विचार करते हैं। खत्म हो गया। अच्छा। वाह, 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 गजब है जी, वाह। गजब। आइए। ओ, शांति 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 शांति। शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।